नमस्कार दोस्तों। आसाम आंदोलन और आसाम मूवमेंट ये दोनों चीज अलग अलग नहीं है, दोनों चीज एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो आसाम आंदोलन को समझे बिना आज का जो एनआरसी और सीए का मुद्दा है उसको हम समझे, ये हम सोच भी नहीं सकते। समझना तो बहुत दूर की बात है। तो एनआरसी और सीए की इस 8वें एपिसोड में हम आज आसाम आंदोलन के बारे में गहराई से समझने वाले हैं। तो हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल में या फिर मेरे वीडियोस में नया व्यूअर हो, आप मेरा यही वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा या फिर मेरा एक सजेशन मान लीजिए कि इस एनआरसी और सीए की सीरीज का ये 8 एपिसोड है। इससे पहले मैं और 7 एपिसोड बना चुका हूँ और ये सारे हैं। तो अगर आपने ये सब नहीं देखा अभी तक तो ये वीडियो आप मत देखिए, आपका टाइम वेस्ट होगा, यहीं पे आप रोक दीजिए, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि ये सारे वीडियो से कनेक्टेड है। जैसे कि एक सीरियल होता है, एक एक एपिसोड कनेक्टेड होता है, ठीक वैसे ही ये एपिसोड कनेक्टेड है। तो मेरा सजेशन यही है, ये सारे वीडियो एक एक करके पहले एपिसोड से जाके पूरा देखिए। इसका लिंक आपको ये ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो देखिए, आने वाले वीडियोस देखिए, वरना ऐसे देख के कोई फायदा नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरा पिछले एपिसोड को यानी 7th एपिसोड को ध्यान से देखा था तो मैंने आखिरी में यही बोला था कि 1977 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें इंदिरा गांधी हार गई थी और उनको हराने वाले थे जनता पार्टी। तो जो जनता पार्टी जीती थी उनमें 4 पार्टियां अलायंस थी, मतलब 4 पार्टी और शामिल थे जनता पार्टी के साथ। उसमें से एक पार्टी का नाम था जनसंघ और यही जनसंघ 1977 में जनता पार्टी का हिस्सा था। फिर 2 साल बाद 1979 में जनता पार्टी से अलग हुआ। अलग होने के 1 साल बाद यानी 1980 में यही जनसंघ ने अपना नाम बदल कर रख दिया भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। मतलब बीजेपी का पुराना नाम था जनसंघ। इसीलिए ये चीज ध्यान रखिए, आसाम का जो सारा संकट है वो आपको बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों के अप्रोच से समझना बहुत जरूरी है, वरना आप समझ नहीं पाओगे आज के एनआरसी की संकट को। अब देश में तो शुरू से ही कांग्रेस का ही राज था, मतलब कांग्रेस का ही शासन था, लेकिन बीजेपी का यह मानना था कि बांग्लादेश से जो भी इलीगल इमिग्रेशन आसाम और वेस्ट बंगाल में घुस रहे हैं या फिर जो घुसे हुए हैं उनको कांग्रेस पार्टी शेल्टर दे रही है, मतलब आश्रम दे रही है रहने के लिए जानबूझकर। और ये इलीगल बांग्लादेशी अब कांग्रेस के लिए वोट बैंक का मामला ज्यादा बन चुका है और इंटरनेशनल रिलेशन का मामला बहुत कम रह गया है इसमें। इसीलिए इंदिरा गांधी ने जब 1972 में इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप ट्रीटी को साइन किए थे उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी बांग्लादेशी आए हैं इंडिया में उनको बांग्लादेश वापस लेंगे। लेकिन अब 1980 तक 8 साल बीत चुके हैं, इंदिरा गांधी ने एक भी बांग्लादेशियों को वापस भेजने का कोई भी कार्यक्रम शुरू नहीं किए थे, जबकि उन्होंने 2 साल के लिए इमरजेंसी लगा सकते थे। लेकिन बांग्लादेशियों को उन्होंने क्यों नहीं भेजा? बीजेपी का ये कहना था क्योंकि इन्हीं इलीगल बांग्लादेशियों को इंदिरा गांधी अपना वोट बैंक बना रही थी। बीजेपी का ये कहना था, मतलब उस समय की जनसंघ का। और यही सेम स्टैंड था जनता पार्टी का। जनता पार्टी का भी यही मानना था कि कांग्रेस पार्टी सारे बांग्लादेशियों को जानबूझकर भारत में रखे हुए है ताकि उनसे कांग्रेस को वोट मिल सके। और अगर मेरा ओपिनियन मानो, मुझे जहां तक लगता है बीजेपी गलत नहीं थे। इंदिरा गांधी जानबूझकर इनको यहाँ रख रहे थे ताकि इलीगली उनको वोट बैंक मिलते रहे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ थोड़ी देर बाद आपको समझ में आने वाला है। इसीलिए जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई यानी मोरारजी देसाई की सरकार आई, तब आसाम की इस सिचुएशन को कुछ अलग ढंग से देखा जाने लगा था। फिर 1 साल बाद ही 1978 में आसाम का विधानसभा इलेक्शन हुआ और उसमें भी जनता पार्टी जीत गई। मतलब अब सेंटर में भी जनता पार्टी और आसाम स्टेट में भी जनता पार्टी, मतलब जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू थे, क्योंकि आसाम के लोगों का इंदिरा गांधी से भरोसा उठ गया था और इसीलिए उनको आसाम में मौका मिला और आसाम में उनका सरकार बनी। अब आसाम के लोगों के मुताबिक ये सरकार अब इन इनलीगल बांग्लादेशियों को लेकर कुछ अहम फैसला उठाएगी, ये आसाम के लोगों को भरोसा था। और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ ये हुआ भी। जनता पार्टी का असर दिखने लगा था असम में। कैसे? जनता पार्टी के आते ही उसी साल यानी 1978 में ही एक विशेष घटना घटती है असम में, मतलब जनता पार्टी का असर दिखना शुरू होता है असम में। अब ये विशेष मतलब ये स्पेशल इवेंट क्या था? देखिए 1978 में लोकसभा का एक सीट था असम की मंगोलडोई कंस्टिट्यूंसी से। अब ये मंगोलडोई क्या है? मंगोलडोई असम का एक जगह है, आप मैप में देख लीजिए। मतलब असम की इस मंगोलडोई जगह से एक सीट था लोकसभा में। तो उस सीट में जो कैंडिडेट थे, मतलब जो व्यक्ति थे, मतलब जो सांसद थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और मोस्ट प्रोबेबली जितना मैं याद कर पा रहा हूँ उनका नाम था
हीरालाल पटवारी मैं यहाँ लगा दूंगा, अगर मैं गलत हूँ तो मैं सही वाला यहाँ लगा दूंगा, आप देख लेना। अब जब हीरालाल पटवारी का मृत्यु हुई तो स्वाभाविक था कि उनके सीट पर बाई इलेक्शन होना था। तो हीरालाल पटवारी की सीट पर जब इलेक्शन होना था तब इलेक्शन कमीशन के लोगों ने ये पाया कि 1971 की जो वोटर लिस्ट थी और अब 1978 का जो आसाम का वोटर लिस्ट है उसमें जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है। मतलब इस बीच 1971 से 1978 तक आसाम की लोकल पॉलिटिशियंस ने इलीगल बांग्लादेशियों को दबाव डाल के उनका नाम वोटर आईडी में डाल दिए थे। और ये संख्या कितने थे आपको क्या लगता है? 1 2 40 लाख 40 lakhs इलीगल बांग्लादेशी आसाम की वोटर लिस्ट में शामिल हो चुके थे एज ए वोटर। मतलब वोटर कौन होता है? जो नागरिक है। ये बात उस समय इलेक्शंस कमीशन के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। अब आप बोलोगे तो इतने देर क्यों लगा, पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि पहले कांग्रेस का सरकार था और सबको अपनी जान प्यारी है। जब कोई सरकार बदलती है सेंटर में तो ये मान लेना सारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जितना भी है, जितना भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है, सबकी आवाज बदलने लगती है। जो काला सच है सरकार बदलने के बाद ही निकल के आता है उस सरकार का, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है, अपनी नौकरी प्यारी है, अपनी फैमिली प्यारी है, किसी को जेल नहीं जाना है। अब आप समझ गए होंगे। 1972 का इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप ट्रीटी होने के बाद भी 8 साल तक इंदिरा गांधी क्या कर रही थी? अब इसके बाद जाहिर सी बात है आसाम के जो मूल निवासी थे उनका तो दिमाग खराब होना ही था। तो आसाम की मूल निवासियों को लगने लगा अब पानी सर के ऊपर से चला गया है और हम आसाम के मूल निवासी ही इलेक्शन में माइनॉरिटी में आ जाएंगे और हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, ना ही मुख्यमंत्री हमारे होंगे, ना पार्टी हमारी होगी, सारे मुस्लिम मियाओं का राज होगा। मतलब मुस्लिम मियाओं का मुख्यमंत्री भी होगा, पार्टी भी उनका होगा और सारी मुस्लिमों की ही बात सुनी जाएगी और फिर सारे मुस्लिम मियाओं से आसाम भर जाएंगे और आसाम का जो डेमोग्राफिक कल्चर है, जो डेमोग्राफिक बैलेंस है, उसका फिर से सत्यानाश हो जाएगा, जो ईस्ट इंडिया ने किया था। इस वीडियो में बता चुका हूँ। इवन आसाम की मूल कल्चर का प्रोटेक्शन करने के लिए भी उनके पास वो मेजोरिटी होने की ताकत नहीं रहेगी जो चाहिए किसी भी स्टेट में उस स्टेट की मूल समुदाय को अपनी बात सरकार से मनवाने के लिए। तो आसाम के लोगों के मन में डर आना ऑब्वियस सी बात था, ये आना भी चाहिए और आया भी। इसको आप अपने घर के एग्जाम्पल के साथ मैच कर लीजिए। आपके घर का मुखिया आप हो, आपको कुछ साल बाद पता चला कि बाहर से कोई आया और वो व्यक्ति मुखिया बन गया आपका घर का, आपका हाल कैसा होगा? सेम वही हाल आसाम वाले लोगों का था। तो जैसे ही ये वोटर आईडी लिस्ट का बात इलेक्शन कमीशन ने बाहर किया तब आसाम में एक आंदोलन शुरू हुआ और ये आंदोलन करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो संगठन था उनका नाम था आसाम स्टूडेंट्स एसोसिएशन, मतलब ASA, आशा बोल सकते हो आप उसे, जिसका नाम बाद में बदलकर हो गया था ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू, AASU शॉर्ट फॉर्म में। और ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये संगठन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फेडरेशन के थे। कोई जाने माने नेता या गुंडे नहीं थे वो लोग। तो याद रखिए वो स्टूडेंट्स थे। आप सारे स्टूडेंट्स ये याद रखो, आपका जितना पावर है उतना ताकत इस देश में किसी का नहीं है। इसी बहाने आपको एक चीज रिमाइंड कर देता हूँ, इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता का बहुत घमंड थी, उनको कोई नहीं हरा सकता था। एक समय ऐसा आ गया था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो बहुत ताकतवर थी। जैसे आज मोदी जी है, उनको कोई नहीं हरा सकता, वैसे ही इंदिरा गांधी थी। लेकिन उनको हराने वाले कौन थे? स्टूडेंट्स, और उसी स्टूडेंट्स में ही मोदी जी भी थे। इसीलिए आपको देश का भविष्य कहा जाता है, आपको फ्यूचर ऑफ द नेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप देश बदल सकते हो, कोई ये नेता मंत्री ये नहीं बदल सकते, क्योंकि उनको अगर एक बार पावर मिल गया वो उस पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश करेगा, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। तो सारे स्टूडेंट्स कांग्रेस की तरह ट्विटर में ही मत रह जाना, वरना हालत कांग्रेस की जैसा ही हो जाएगा आपका, ऑलरेडी हो चुके हैं आपका। खैर, बैक टू द पॉइंट, आसू के इस आंदोलन में साथ देने के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक और संगठन आ गया और उस संगठन का नाम था ऑल आसाम गण संग्राम परिषद, मतलब AAGSP। तो आगे से मैं डायरेक्ट इनका शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा, आप समझ जाना। ये दोनों संगठनों ने मिलकर ही पूरा आसाम के आंदोलन को चलाया और दमदार तरीके से चलाया। सरकार हिल गया था। क्या लग रहा है स्टेट सरकार हिल गया था? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट हिल गया था। पूरे आसाम के लोगों को साथ लेकर आए थे इन स्टूडेंट्स ने। तो आसू और AAGSP ने मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने एक डिमांड रखा।
एक 3D का डिमांड रखा कि जब तक ये 3D का डिमांड उनका माना नहीं जाएगा तब तक आसाम की मंगोलडोई कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन होना था वो इलेक्शन नहीं होगा। जब ये 3D का डिमांड सरकार मान लेगी उसके बाद ही ये इलेक्शन हम होने देंगे। अब ये 3D का डिमांड क्या था, मतलब ये 3D क्या था? देखिए 3D मतलब 3D, 1 2 3, D मतलब डॉग। देखिए सबसे पहला डी था डिटेक्ट, मतलब आसाम में जितने भी इलीगल बांग्लादेशी या फिर जो भी इलीगल है उन सबको डिटेक्ट करो, मतलब उनको पहचानो और उनको गिरफ्तार करो। ये था पहला डी, मतलब डिटेंशन। दूसरा डी था डिलीशन, मतलब ये जो इलेक्शन कमीशन का भी मामला आया है वोटर लिस्ट वाला, उसमें जितना भी इलीगल बांग्लादेशी का नाम है उन सबका नाम डिलीट करो। ये था दूसरा डी, डिलीशन। अब तीसरा डी था डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन का हिंदी अनुवाद होता है देश निकाला, कि जितना भी इलीगल बांग्लादेशी है आसाम में स्पेशली उन सबको अपनी जगह निकाल फेंकिए हमारे यहाँ से। ये था तीसरा डी, डिपोर्टेशन। तो ये 3D का डिमांड क्या था आपको पता चल चुका है कि पहला डी था डिटेंशन, दूसरा डी था डिलीशन, तीसरा डी था डिपोर्टेशन। यही मांग था आसू और AAGSP का भारत सरकार के सामने कि हमारे इस मांग को पूरा करो, फिर जो मंगोलडोई का इलेक्शन होना है उसको हम होने देंगे, वरना नहीं होने देंगे। हालांकि मंगोलडोई कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन था वो तो हो गया, क्योंकि सेंटर में सरकार थे जनता पार्टी का, और जनता पार्टी ने आसाम के लोगों को भरोसा दिलाया कि हाँ आपका जो आसाम का संकट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आपके आंदोलन के साथ है, आप कृपया ये इलेक्शन होने दे, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, उसके बाद हम आपके हर बात मान लेंगे, हर बात पे हम अपना ध्यान देंगे। ये रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने आसू और AAGSP के सामने, और आसाम के आंदोलन के लोगों को भी लगा हाँ ये पार्टी तो नया है, ये पार्टी शायद कुछ करेगी। हालांकि मैं अगर सच कहूँ तो आसाम के आंदोलन को ही नहीं, पूरे आसाम के लोगों को जनता पार्टी के ऊपर थोड़ा सा तो विश्वास था कि हाँ ये सरकार हमारी बात मानेगी और हमारा काम हो जाएगा। तो इसीलिए फाइनली मंगोलडोई कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन था 1978 का वो हो गया था, और उसी वोटर ID के अकॉर्डिंग ही हुआ था जिसमें इलीगल बांग्लादेशी भी शामिल थे। अब ये मंगोलडोई इलेक्शन के 1 साल बाद ही, मतलब 1979 में ही आसाम की स्थितियां फिर से बिगड़ने लगी। अब यहाँ से आपको आसाम आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट नजर आने वाला है। देखिए 1977 में जब इंदिरा गांधी लोकसभा इलेक्शन हार गई थी, उसके 2 साल तक इंदिरा गांधी लो प्रोफाइल रही, लेकिन अब 2 साल बाद इंदिरा गांधी के सामने जनता पार्टी का कमियां नजर आने लगी इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि उनको 5 साल ना रुकना पड़े और उससे पहले ही वो जनता पार्टी का सरकार गिरा दे और वो अपना सरकार बना ले। फिर क्या था, बहुत सारा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, नेताओं के बीच फूट हुई, इधर की नेता उधर गया, उधर की नेता इधर आया। ये जो जितना भी पॉलिटिकल ड्रामा हुआ मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, उसमें डिटेल में जाऊंगा। तो मैं ये आसाम का जो NRC CA का मुद्दा है मैं इससे भटक जाऊंगा और वो ही आपको बताने लग जाऊंगा। फिर फाइनली जून 1979 आते आते ये पॉलिटिकल जो ड्रामा हो रहा था ये सब देख के आसाम के लोगों को समझ में आना शुरू हो गया था कि अभी का जो सरकार है जनता पार्टी, जो आसाम की लोगों के साथ सिंपैथी रखती है, ये सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है और इंदिरा गांधी फिर से PM बनने वाली है। इसीलिए आसाम के आंदोलनकारियों के अंदर थोड़ा सा बेचैनी होने लगी, उनको थोड़ा सा घबराहट होने लगी, अगर सरकार बदल जाए तो मामला फिर बिगड़ने वाला है। इसीलिए आसाम के आंदोलनकारियों ने, मतलब आसू और AAGSP ने मिलकर 8 जून 1979 को एक धरना प्रदर्शन किया, 1 दिन का, मतलब सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो बोलते हैं वो किया, सिर्फ 1 दिन वाला। और कहा जाता है कि आसाम आंदोलन की असली शुरुआत ये 8 जून 1979 से ही हुआ था। अब जुलाई अगस्त 1979 आते आते ये तय, मतलब ये गारंटी हो गया था कि सेंटर से जनता पार्टी अब गिरने वाली है। अब जब जनता पार्टी का गिरना तय हो ही गया था तो री इलेक्शन भी होना तय था। जो नया लोकसभा इलेक्शन होना तय हुआ वो था दिसंबर 1979। और ध्यान रखिए ये लोकसभा इलेक्शन 2 साल के अंदर हो रहा था। एक बार 1977 में हुआ जहां इंदिरा गांधी हारी, फिर 2 साल बाद 1979 में ये इलेक्शन हो रहा है। 2 साल में ही इंदिरा गांधी ने अपोजिशन में बैठे बैठे एक रनिंग सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चल रहा था उसको गिरा डाला था। आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल थी इंदिरा गांधी अपोजिशन में बैठे बैठे भी। और अब आज का आप कांग्रेस पार्टी को ले लो, अपोजिशन में बैठे बैठे गंदे नाली के कीड़े हो चुके हैं, निकम्मा निठल्ले, बस ट्विटर में ट्वीट करना जानते हैं, उसके सिवा उनके पास कुछ भी काम नहीं है। खैर, अब जो आसाम आंदोलन 1987 में रुक गया था जनता पार्टी के भरोसे, वो फिर से शुरू हो गया था। आंदोलन फिर से शुरू हो गया था जब ये गारंटी हो गया था कि इंदिरा गांधी फिर से आने वाली है। और अब आसू ने कहा कि पिछले साल, मतलब 1978 में मंगोलडोई के इलेक्शन से पहले तो आपने कहा था कि आपके पास टाइम कम है, समय कम है, आप बाद में हमारे बात देखेंगे। तो अब हमारे ये डिमांड है, जब तक आप हमारे ये 3D का
डिमांड पूरा नहीं करोगे, अब हम लोकसभा इलेक्शन आसाम में नहीं होने देंगे। अब 3D का डिमांड क्या था आपको याद होगा। और आसू ने जनता पार्टी से ये कहा क्योंकि अब आपका ही ठिकाना नहीं रहा, आप रहोगे या नहीं रहोगे, हम आपके भरोसे कैसे रहे, इसीलिए हमारा डिमांड को आप पहले पूरा करो, फिर आसाम में आप इलेक्शन कर पाओ। क्योंकि इस इलेक्शन में आसाम की वोटर लिस्ट में 40 लाख इलीगल बांग्लादेशी है और 40 लाख इलीगल बांग्लादेशी काफी है वोटिंग रिजल्ट को बदलने के लिए। तो आसू ने कहा ये हमारे वोटर लिस्ट में होते हुए फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है। तो अब इलेक्शन कमीशन भी कंफ्यूजन में आ गए कि क्या करे क्या ना करे। तो फाइनली ये तय हुआ कि हम ये इलेक्शन इसी वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे, मतलब जो वोटर लिस्ट में इलीगल बांग्लादेशी शामिल है उसी वोटर लिस्ट को लेके ही हम ये इलेक्शन करवाएंगे। अब जाहिर सी बात है और ये नेचुरल बात है, इस बात से आसाम के आंदोलनकारियों और आसाम के सारे लोग गुस्से में आ गए और वो भड़कने लगे। तो आसू और एएसजीएसपी ने ये अनाउंस कर दिया कि आसाम में जो 14 लोकसभा सीट है उन सीटों में कोई भी सीटों में एक भी कैंडिडेट अपना नाम रजिस्टर नहीं करेगा। मतलब कोई भी कैंडिडेट एक भी सीट में अपना नॉमिनेशन फाइल ही नहीं करेगा। पूरे आसाम में इस आंदोलन के लिए इतना सपोर्ट था कि किसी भी एक कैंडिडेट को हिम्मत नहीं हुई, जबकि उनको सरकार से सिक्योरिटी भी मिला हुआ था, फिर भी उनका हिम्मत नहीं हुई कि जाके वो अपना नॉमिनेशन फाइल करे उन सीटों में। तो कोई भी नहीं गया अपना नाम भरने और 14 में से 10 सीट खाली रह गए। 10 सीटों में नाम ही नहीं भरा गया, ब्लैंक रह गया वो सीट। इलेक्शन सामने है और सीट अभी भी ड्यू है, कोई कैंडिडेट ही नहीं है नाम भरने के लिए, अपना नाम नॉमिनेशन करवाने के लिए। और फाइनली 1979 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें आसाम से सिर्फ 2 सीटों पर इलेक्शन हुए। और इसीलिए आप जब 1979-80 के लोकसभा का जो सारे चीज देखोगे तो वहां पे आपको 12 सीटें खाली मिलेंगे और वो 12 सीटें थे आसाम से। तो आसाम की जनता ने तो ताकत दिखा दिया और इलेक्शन भी नहीं हुआ। तो ये तो लोकसभा इलेक्शन था ना, विधानसभा थोड़ी था कि बस आसाम का होगा। आसाम का नहीं भी होगा तब भी इंदिरा गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, उनको पहले बस अपना कुर्सी हासिल करना था। फाइनली 1979 की जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें इंदिरा गांधी फिर से बड़ी बहुमत के साथ, बड़ी मेजोरिटी के साथ फिर से पीएम बनी, पूरे देश को लॉलीपॉप खिला के। तो जब इंदिरा गांधी फिर से पीएम बनी तो अब स्वाभाविक बात है कि सरकार सत्ता अब उनके हिसाब से चलेगा। आप सिचुएशन के साथ है देखिए, आसाम में थे जनता पार्टी और सेंटर में थे कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी, और दोनों के बीच असंगतियां बहुत थी, मतलब इनकॉन्सिस्टेंसी बहुत थी, मतलब बहुत मामलों में उनका असंगतियां थी, बहुत मामलों में उनका कोई भी मत एक नहीं होते थे, जैसे आज बीजेपी और कांग्रेस का होता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि उस दौर में 356 का इस्तेमाल बड़े धूमधाम से हुआ करता था। कांग्रेस भी खूब करती थी और जनता पार्टी ने भी 356 का बड़े मजे लिए थे। एक एक झटके में सारे के सारे अपोजिशन स्टेट्स की सरकार को गिराने का मानो एक कल्चर सा था, रातों रात सरकारें गिर जाया करता था, ऐसा कल्चर था उस समय। आर्टिकल 356 का इस्तेमाल इतनी बुरी तरीके से होता था। अब जब इंदिरा गांधी 1979 में फिर से वापस सत्ते में आई तो सत्ते में आते ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने आसाम की जो स्टेट सरकार थी, मतलब जो जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार को ही हटा दिया। अभी आप बोलोगे बिना इलेक्शन कैसे हटा दिया, तो मैं इतने टाइम से क्या बोल रहा हूँ। आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 356 का मतलब अब डिटेल में तो नहीं समझा सकता, बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में आप यही समझ लीजिए कि आर्टिकल 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल जिस स्टेट में लगता है उस स्टेट के सारे पावर डिमोलाइज हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, और वो स्टेट का सारे पावर सेंटर के हाथ में आ जाता है। सरकार रहने के बाद भी स्टेट में उस सरकार का कोई काम नहीं रहेगा, वो बस बैठे रहेंगे, वो सरकार का कोई भी 1% भी कोई पावर नहीं रहेगा, सब खत्म हो गया, अब पूरा पावर सेंटर के हाथ में आ गया। तो इंदिरा गांधी ने भी यही किया, आसाम में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, मतलब 356 लगा दिया और जनता पार्टी की सरकार को खत्म कर डाला। तो अगले 3 साल तक आसाम में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, मतलब 1983 तक, और ये प्रेसिडेंट रूल पंजाब को छोड़कर बाकी सारे स्टेट्स में 3 सालों का होता है, पंजाब में बस 5 साल के लिए होता है। और क्यों होता है वो बहुत अलग कहानी है, बाद में कभी बात करेंगे। तो आसाम में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, सेंटर में इंदिरा गांधी थी, और इन 3 सालों में मतलब 1980 से 83 तक कोई खास कदम नहीं उठाया इंदिरा गांधी की द्वारा, जैसे वो पहले थी अभी भी वैसे ही है आसाम की मुद्दों को लेकर। हाँ, ये जरूर हुआ कि आसाम आंदोलन के जो 2 संगठन थे, आसू और एएसजीएसपी, उनके लीडर से इंदिरा गांधी और उनकी सरकार के बीच बहुत सारे मीटिंग्स हुई। तो आसाम आंदोलन को कौन लीड कर रहा था? हाँ ठीक है, मैंने बताया कि स्टूडेंट्स लीड कर रहे थे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कौन, मतलब कौन इंसान लीड कर रहे थे। देखिए, उसमें से सबसे पहला जो इंसान थे वो थे प्रफुल्ल कुमार महंत, और
ये जो प्रफुल्ल कुमार महंत है ये बाद में जाके असम का सीएम बने और ये इंडिया का सबसे यंगेस्ट सीएम थे उस समय। और ये प्रफुल्ल कुमार महंत पहला सीएम थे जो डायरेक्ट सीएम बने। उसके बाद तो ये अब बाद में आ गया केजरीवाल। फिर दूसरा व्यक्ति थे भिगु कुमार फुकन, ये दोनों थे आसू संगठन की तरफ से। और जो तीसरा व्यक्ति थे वो थे एएजीएसपी की तरफ से, और वो तीसरा व्यक्ति थे विराज कुमार शर्मा। ये 3 मेन व्यक्ति थे जो आसाम आंदोलन की तरफ से सेंटर से बात करने गए थे। मतलब इंदिरा गांधी से इनका मीटिंग हुए और कई राउंड की मीटिंग हुई, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी इनकी आपस में कोई भी सहमति नहीं बन पाई। देखिए मतलब ये जो पार्टी थे, मतलब ये 3 लोगों का आसाम आंदोलन का, इनका डिमांड क्या था इंदिरा गांधी के सामने और क्यों सहमति नहीं बन पाई। देखिए इनका डिमांड ये था कि जो नेहरू जी ने 1951 में एनआरसी करवाया था, उस एनआरसी के लिस्ट में जो जो लोगों का नाम नहीं है उनको इलीगल इमिग्रेशन घोषित करके उन पर हमारा जो 3D का डिमांड है वो अप्लाई कीजिए। हमारे वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाइए, हमारी जगह से उनको हटाइए, वो जहां से है वहां भेज दीजिए। लेकिन इंदिरा गांधी का इस मामले में स्टैंड ये थी कि भाई आप 1951 की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि 1950 में नेहरू और लियाकत का समझौता हुआ था। इंदिरा गांधी ने फिर कहा इतना ही नहीं, 1950 में नेहरू जी ने जो एक्ट लाए थे, द इमिग्रेशन एक्सपल्सन फ्रॉम आसाम एक्ट 1950, होपफुली आपको याद होगा, सब चीज पहले बता चुका हूँ और ये भी बोला था याद रखिएगा। उस एक्ट का भी याद दिलाया इंदिरा गांधी ने आसाम आंदोलन के लीडर्स को। फिर इंदिरा गांधी ने याद दिलाया कि 1971 में हमने जब बांग्लादेश को आजाद करवाया था, उसके 1 साल बाद जब हम 1972 में इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किए थे, उसमें हमने ये वादे किए थे कि 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग आएंगे हम उनको हटाएंगे। इंदिरा गांधी ने खुद कहा ये बात आसाम आंदोलनकारियों को। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हम इस पर काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोनों पक्षों के बीच, मतलब आसाम आंदोलनकारियों के बीच और ये भारत सरकार के बीच कई मीटिंग्स हुई, कई राउंड की मीटिंग्स हुई, लेकिन दोनों में एक भी पॉइंट पर कोई भी सहमति नहीं बन पाया। इंदिरा गांधी के मुताबिक 1971 के बाद से वो हटाएंगे सारे बांग्लादेशियों को, और आसाम आंदोलनकारियों का ये मानना था कि 1951 के एनआरसी के अकॉर्डिंग उस समय से सारे बांग्लादेशियों को हटाए। तो इसीलिए दोनों के बीच कोई भी सहमति नहीं बनी और ये मीटिंग सारे वेस्ट गए, मतलब कोई भी समझौता नहीं हुआ उनके बीच। और ये जो बात बता रहा हूँ अभी मैं, ये सब ये 1980 और 83 के बीच की बात है। ये 3 सालों के अंदर जितने भी मीटिंग्स हुई मैं उनकी बात बता रहा था। फिर मीटिंग का तो कोई परिणाम निकला नहीं, लेकिन 1983 में जो घटना हुई आसाम में, जो बड़ा घटना हुई, उसने पूरे देश को हिला दिया था। और उसके लिए इंदिरा गांधी और उनकी सरकार को ये देश, ये भारत देश कभी माफ नहीं करेंगे। और वो घटना आसाम आंदोलन के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद ही सरकार की कानों में जुए गिरी और सरकार एक्शन लेने पर मजबूर हो गए थे। अब ये घटना क्या था, क्या इंसिडेंट था ऐसा जिसके लिए इंदिरा गांधी और उनकी सरकार को कोई भी माफ नहीं कर सकता। आप भी जब सुनोगे आप माफ नहीं करोगे। तो ये घटना क्या था हम अगले एपिसोड में जानेंगे। ये एपिसोड ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, लंबा खींच गया है। और मैं फिर से बताता हूँ, अगले एपिसोड आने तक आप ये सारे वीडियो देख लीजिए एक बार, ताकि अगला एपिसोड आपको और ज्यादा एंजॉयबल लगे और ज्यादा आपको समझ में आएंगे अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप मेरे एनआरसी का बाकी सारे वीडियोस देखिए और साथ में ये दोनों वीडियोस भी आप देख सकते हो। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।